बच्चों लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके थे कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी कंपाउंड। ठीक, तो टॉपिक अपना स्टार्ट हो चुका था। क्या टॉपिक था? कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी कंपाउंड। इन एनी कंपाउंड। तो अपना टॉपिक था बच्चों लोग। ठीक है, इस टॉपिक को में हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स आज हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, तो इसको जस्ट आपको रिकैप कर दे रहा है ताकि आपको आज की क्लास में कोई दिक्कत फील ना हो। ठीक, तो इसी को केमिस्ट्री में कभी कभी बोला था फजन रूल। तो इसी को कभी कभी बोला गया है फजन रूल, यानी इस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको एक्सप्लेन किया था फजन्स, इसको बोलते हैं लोग फजन रूल। तो बोला गया कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हम वर्ड यूज करेंगे सीसी। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है इसको वर्ड यूज करेंगे हम सीसी। ठीक है, तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हैं तो उस पर दो चीज पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कोई अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो उसका अपने कटायन होगा, एक अनायन होगा। तो ए प्लस है, बी माइनस होगा। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आयनिक कंपाउंड का हम बात कर रहे हैं तो उसमें दो पार्ट होगा, एक कटायन होगा और एक अनायन होगा। ठीक, तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है यानी जो सीसी है वो डिपेंड किस पे करता है, तो ध्यान देना। तो बात करते हैं कटायन का, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो प्रोपोर्शन टू होता है कटायन के चार्ज का। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू होता है कटायन के साइज का, यानी कटायन का रेडियस यानी आर पॉजिटिव का इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। यानी कटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, और बात करते हैं अगर अनायन पे, तो अगर आप अनायन पे फोकस करते हो तो अगर हम बात करते हैं कि अनायन का जो कोवेलेंट कैरेक्टर किस पे मानी अनायन पे कैसे डिपेंड करता है आपका कोवेलेंट कैरेक्टर, तो किसी भी आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर अनायन पे कैसे डिपेंड करेगा, तो बोला गया है जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है चार्ज ऑफ अनायन पे। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा अनायन का उतना ही क्या होगा, उतना ही उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, प्लस साइज पे अगर हम बात करते हैं तो अनायन के रेडियस के प्रोपोर्शन होता है, यानी जितना बड़ा होगा अनायन उतना ही ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है कटायन का वो डिपेंड करता है कटायन, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बात करते हैं किसका, आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड कटायन पे कैसे डिपेंड करता है, तो बोला गया कटायन के चार्ज के प्रोपोर्शन होगा और कटायन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ठीक, आयन पे कैसे डिपेंड करता है, तो आयन के चार्ज के प्रोपोर्शन होगा और आयन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ठीक, इसका एप्लीकेशन हम दिखा चुके क्लास में। एक और हम लोग कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल देख, बोला गया अरेंज अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जाके आप लोग उसको अप्लाई कर पाओ आराम से। तो पहला दिया गया सीरीज Li2 Li2CO3 सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट सीजियम कार्बोनेट, बोले इनको अरेंज करो। तो बहुत सिंपल है, इसमें देखोगे अनायन कॉमन है, अनायन सब में क्या है, अनायन सब में कार्बोनेट है, सब में कॉमन है अनायन, तो अनायन सब में कॉमन हो गया। तो अनायन तो सब में कॉमन है तो इसको ये तो डिसाइड कर नहीं पाएगा, तो डिसाइड किससे करेगा, कटायन से। डिसाइड किससे करोगे, कटायन से। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे Li प्लस है, यहाँ पे सोडियम प्लस है और यहाँ पे पोटेशियम प्लस है, यहाँ पे क्या है, सीजियम प्लस है। सारे कटायन का चार्ज सेम है, +1 +1 +1 +1, यानी कटायन के चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, कटायन के चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कटायन का चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो अब ध्यान देना, चेंज क्या कर रहा है, कटायन का साइज चेंज कर रहा है। तो जो फैक्टर चेंज करेगा उसे फोकस करना, आपको जो फैक्टर चेंज करेगा उसे फोकस करना। तो कटायन का जो देखोगे तो साइज चेंज हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, लार्ज हो रहा है। तो कटायन का साइज अगर बढ़ता है तो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। सिंपल सा बात पड़े हो ना, कि कटायन के कोवेलेंट कैरेक्टर देखो ध्यान से, आप देखो चेक करना, कोवेलेंट कैरेक्टर कटायन के साइज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी कटायन जितना बड़ा होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। ठीक है, कटायन जितना बड़ा होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब क्या है,
जैसे जैसे आप लिथियम से सोडियम मूव कर रहे हो, सोडियम से पोटेशियम मूव करोगे, तो आपका कोवेलेंट कटर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चे लोग, तो ऑर्डर होना चाहिए उल्टा। लिथियम सबसे छोटा साइज होगा तो इसका कोवेलेंट कटर क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो उसका ऐसा सोच सकते थे। इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ध्यान देना। बोल दिया जाए कि यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि MgO है, L2O3 है, Li2O है। ठीक है, ठीक। अब इसमें एक और ऐड कर देते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि सोडियम ऑक्साइड मान लेते हैं। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड मान लेते हैं। तो अब बोला गया इनको अरेंज करना हमको कोवेलेंट कटर के अकॉर्डिंग, इनको अरेंज करना हमको कोवेलेंट कटर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, जान देना। अब चेक करना, इसमें सब में ऑक्साइड कॉमन है, सब में ऑक्साइड कॉमन है, तो यानी अनायन सब में क्या है, कॉमन है। इसमें आयन लेंगे, कॉमन है, तो चेंज करेगा कटायन पे। तो ध्यान देना, इसमें Mg+2 कटायन है, इसमें L+3 कटायन है, इसमें लिथियम प्लस कटायन है, इसमें सोडियम प्लस कटायन है, इसमें पोटेशियम प्लस कटायन है। तो कटायन का चार्ज और साइज चेंज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पे दे रहा है कटायन का, अल्युमिनियम प्लस पे। तो चार्ज का फैक्टर हमेशा डोमिनेट करता है, जो चार्ज का फैक्टर होता है ना, ये डोमिनेट करता है हमेशा। डोमिनेट, ठीक। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन कोवेलेंट हाईएस्ट किसका होगा, तो सबसे नंबर 1 होगा अल्युमिनियम वाले का, चार्ज हाईएस्ट, फिर मैग्नीशियम वाले का, और फिर क्या होगा, फिर लिथियम, फिर सोडियम, और सबसे लास्ट कोवेलेंट कटर होगा किसका, पोटेशियम वाले का। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग बेसिक बेसिक सबको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं, अब हम लोग मूव करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोवेलेंट कटर। इसको अप्लाई कहाँ कहाँ करेंगे, तो ध्यान देना। तो एप्लीकेशन ऑफ कोवेलेंट कटर, एप्लीकेशन ऑफ कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, तो ध्यान ना, अगर हम एप्लीकेशन कोवेलेंट करेक्टर का बात कर रहे हैं तो उसमें फोकस कैसे करना, ध्यान दोगे आप। तो अगर मान लेते हैं कोवेलेंट करेक्टर का मतलब क्या है, कि कंपाउंड को पानी से कोवेलेंट जा रहा है। तो आपको, अगर तुम ध्यान से सोचोगे, तो इसको वन बाय वन आपको समझा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम समझा रहे हैं, एक करेक्टर होता है थर्मल स्टेबिलिटी। जैसे एग्जांपल देख, तो एग्जांपल देखना आप लोग पढ़े होगे, लिथियम कार्बोनेट का हीटिंग से ब्रेक कर जाता है, किसमें टूटता है, Li2O में, NCO2 में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो इसको हम पहला एप्लीकेशन लिख रहे हैं, पहला एप्लीकेशन क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ध्यान देना, आप लोग को एग्जांपल दिखा रहे हैं कि लिथियम कार्बोनेट ब्रेक करता है। लेकिन हम अगर हम बात करें उसके आगे का, तो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पहले भी हम मोल कॉन्सेप्ट में, और बोला जाए कि सोडियम कार्बोनेट का हीटिंग से क्या होता है, तो बोलोगे नो रिएक्शन। क्या होता है, नो रिएक्शन होता है। ठीक है, बाकी पोटेशियम कार्बोनेट क्या होगा, इसका हीटिंग से बोलोगे नो रिएक्शन। सीजियम कार्बोनेट का हीटिंग से क्या होगा, बोलो नो रिएक्शन। यानी इन सब का हीटिंग से ब्रेक नहीं करता है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लिथियम टूट रहा है, बाकी नहीं टूट रहा है। तो बोला क्या गया है, तो ध्यान देना, लिथियम का ब्रेक का लॉजिक समझो क्या दिया गया है। लिथियम करता क्या है, आपका जो कार्बोनेट आयन ऐसा कुछ होता है, यानी कार्बन एक बड़ा अनायन है, एक बड़ा अनायन है, उस पर चार्ज बटा हुआ है। लिथियम क्या होता है, लिथियम इसके पास होता है। अब लिथियम क्या करता है, लिथियम को दिख रहा है, तो लिथियम का जो छोटा साइज है वो क्या करेगा, इस अनायन को पोलराइज करता है, अनायन को पोलराइज करेगा। ठीक है, तो इस आयन को पोलराइज करेगा, क्या करेगा, सिंपल सा बात है कि इसमें से जो ऑक्सीजन उसको खींचेगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन को खींचेगा, क्यों खींच पाएगा, क्योंकि जो ओ का क्लाउड है उसको अपने पास पुल करेगा, पुल करेगा। क्यों पुल करेगा, क्योंकि बहुत छोटा साइज है, चार्ज डेंसिटी हाई है। तो अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसको ओ को खींचेगा और खींच के तोड़ेगा, तोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अनायन का पोलराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है।
पोलराइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो कटायन है छोटे साइज का है, ठीक है। पोलराइजेशन ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Li प्लस, यानी कहीं ना कहीं अगर हम बोलते हैं पोलराइजेशन होता है, क्या हो रहा है? कोवलेंट करेक्टर हो आना स्टार्ट हो रहा है सिस्टम में। अब उसको खींचे, ठीक है, उसे खींच के उसको तोड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा? ये जो O है, इस O को हटा के तो क्या बन जाएगा? तो ये O को अपने पास लेकर आ जाए तो बन जाएगा लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, प्लस CO2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया, ये तो हो गया आपका एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉजन सूल। ये फॉजन सूल के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हो गया लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन गया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और फैक्टर आप यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ से हम मूव कर रहा है तो इसमें पोलराइजेशन फैक्टर तो सपोर्ट कर रहा है, इसमें एक और फैक्टर सपोर्ट करेगा। आप कंपेयर कर सकते हो लिथियम कार्बोनेट, यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट था, तो लिथियम कार्बोनेट का लैटिस एनर्जी क्या होगा? इसका लैटिस एनर्जी और लिथियम ऑक्साइड जो बना हुआ है उसका लैटिस एनर्जी को कंपेयर करो आप। तो आप लोग को लैटिस एनर्जी हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको पता है कि लैटिस एनर्जी में क्या होता है? साइज के प्रोपोर्शनल, चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको पता होगा कि लिथियम ऑक्साइड का जो लैटिस एनर्जी है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिथियम कार्बोनेट। तो कहीं नहीं कि लैटिस एनर्जी का जो फैक्टर है वो भी इस ब्रेकेज को सपोर्ट कर रहा है, वो भी इस ब्रेकेज को सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं नहीं कहीं लिथियम कार्बोनेट से लिथियम ऑक्साइड बनने के प्रोसेस में आपका जो लिथियम कार्बोनेट है, ठीक है, उसको यानी कार्बन आयन को पोलराइज कर रहा है लिथियम का छोटा सा कटायन, और साथ में इस प्रोसेस में लैटिस एनर्जी का उसको गेन हो रहा है, लैटिस एनर्जी का गेन हो रहा है, इसलिए ब्रेक करता है। बाकी सारा ब्रेक क्यों नहीं करता? क्योंकि बाकी सारा कटायन लार्ज होता है उसके, तो वो कार्बन को पोलराइज नहीं कर पाता है, इसलिए बाकी सारा ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला फटा आपको समझ में आया कि ये थर्मल स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। यानी इसका मतलब क्या है कि थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा अगर कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा, इसको आप सोच सकते हो, ठीक है। अगर कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा तो क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? घटता है, ठीक है। बच्चों लोग, हम बात कर रहे थे थर्मल स्टेबिलिटी का, तो थर्मल स्टेबिलिटी में और क्या क्या टॉपिक हमको ऐड करना था ना, तो आपके बुक्स में कभी कभी लिखा रहता है, बुक में लिखा रहता है लार्ज, बुक्स में लिखा था सिर्फ उसको देखेंगे, लेकिन पहले ध्यान देना आप, ठीक है। तो जब भी बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का, तो थर्मल स्टेबिलिटी में आप चेक करना, आप चेक क्या करोगे कि आपका जो अनायन है, अनायन कैसा है? अनायन मोनोटोमिक है या पॉलीटोमिक है? तो अनायन का दो टाइप होता है, मोनोटोमिक एंड पॉलीटोमिक, ठीक है। मोनोटोमिक अनायन का एग्जांपल क्या कहो जी? ऑक्साइड हो सकता है, या फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब हो सकता है, ठीक है, नाइट्राइड, ये सब हो गया मोनोटोमिक अनायन, इन सिंगल एटम का अनायन होता है। पॉलीटोमिक का एग्जांपल क्या होगा जी? हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, यानी जहां मोर देन वन एटम इन्वॉल्व होगा, जहां पे मोर देन वन एटम इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीटोमिक अनायन। तो ध्यान दोगे, सल्फेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है, ठीक है, फॉस्फेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, तो ये सब एग्जांपल हो जाएगा पॉलीटोमिक अनायन का। तो जब भी थर्मल स्टेबिलिटी का बात करते हैं तो फोकस करना अनायन, आपके अनायन पे फोकस करना। अगर अनायन मोनोटोमिक होगा तो ध्यान देना, मोनोटोमिक मतलब सिंगल एटम है ना, उसको ब्रेक तो कर नहीं सकते हैं, तो मोनोटोमिक आयन को ब्रेक करोगे कहां से? सिंगल एटम से बना हुआ है, तो मोनोटोमिक आयन को ब्रेक फर्दर नहीं किया जाता है, तो मोनोटोमिक आयन कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, इसको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। यानी आप इसको पोलराइज कर भी दोगे तो ब्रेक कहां से करोगे? एटम कहां टूटेगा जी? एक ही एटम में कैसे टूटेगा, तोड़ो उसको,
उसको न्यूक्लियस में थोड़ी तोड़ दोगे आप कि न्यूक्लियस को तोड़ देंगे, नहीं तोड़ सकते आप, ठीक है। तो सिंगल एटम का आयन को ब्रेक नहीं कर सकते हो फर्दर, ठीक है। तो आपका कटायन कितना भी उसको पोलराइज कर लेता है वो ब्रेक नहीं होगा, वो ब्रेक नहीं होगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर आपका आयन मोनोटोमिक होगा तो उसमें कोवेलेंट कटर को कोई रोल नहीं रहेगा उसमें, मतलब उसको ये नहीं होगा कि कोवेलेंट कटर बढ़ेगा तो उसमें कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सिंगल एटम को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस केस में अगर आपका थर्मल स्टेबिलिटी का बात किया जाए तो इसमें सिर्फ एक ही चीज फैक्टर रखना कि अगर आपका आयन मोनोटोमिक होगा उस केस में आपका जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, तो प्रोपोर्शन टू लैटिस एनर्जी। तो ये ध्यान देना कि अगर सिंगल एटम का आयन होगा तो बस एक ही फैक्टर पे आपको फोकस करना है, लैटिस एनर्जी पे। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो यहाँ पे रूल आ जाएगा कोवेलेंट कटर का, क्योंकि जितना ज्यादा कोवेलेंट कटर हाई होगा सिस्टम उतना ही इसको पोलराइज करके उसको एटम को तोड़ सकता है, एटम को तोड़ सकता है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग का चीज आएगा। तो जब भी बात करेंगे हम पॉलीएटॉमिक आयन का तो उस केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो डिपेंड करेगी, वो थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कटर। यानी कोवेलेंट कटर का रोल थर्मल स्टेबिलिटी कब आएगा, जब आपका आयन होगा पॉलीएटॉमिक। यानी इसका मतलब पॉलीएटॉमिक आयन में क्या होगा, अगर यानी कोवेलेंट कटर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा थर्मल स्टेबिलिटी, उल्टा सोच होता है। जितना ज्यादा कोवेलेंट कटर बढ़ेगा उतना ही थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पॉलीएटॉमिक, इन दो केसों को ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान देना, जनरली जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है, जनरली जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है, ठीक है। तो जनरली पॉलीएटॉमिक आयन have have लार्ज साइज, क्या होगा, उनका साइज बड़ा होता है। पॉलीएटॉमिक आयन किसको बोलते हैं यार, कार्बोनेट होता है, फॉस्फेट होता है, सल्फेट, इनको बोलते हैं हम लोग यार, ठीक है। तो अगर इनको आप बोलोगे तो ये क्या होता है, इनका साइज लार्ज होगा। जनरली अब मान लो इसमें हाइड्रोक्साइड लेंगे तो ये छोटा साइज का होगा, लेकिन इसके अलावा जो भी हम लिख रहे हैं सब क्या लार्ज साइज का होता है जनरली। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं हम कि जनरली जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है उसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो इनका साइज लार्ज होता है, ठीक है। तो आपके केमिस्ट्री के बुक्स में कहीं का स्टेटमेंट देखोगे तो कहीं कहीं लिखा रहता है, उसका लॉजिक नहीं बताया आपको, बस लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा कि लार्ज कटायन स्टेबलाइज लार्ज एनायन। तो स्टेटमेंट लिखा रहता है केमिस्ट्री के बुक्स में, क्या लिखा रहता है, लार्ज कटायन stabilizes stabilizes large can stabilizes large anion। इसका लॉजिक यहाँ से आएगा, लॉजिक कहाँ से आएगा, कोवेलेंट कटर से, क्योंकि लार्ज कटायन अगर रहेगा तो लार्ज कटायन का क्या होगा, इसका पोलराइजिंग पावर कम होगा। लार्ज कटायन से क्या होगा, हैव लो पोलराइजिंग पावर, लो पोलराइजिंग पावर। यानी मतलब लार्ज कटायन से क्या होता है, सिस्टम का जो कोवेलेंट कटर होगा, ठीक है, तो कोवेलेंट कटर क्या होगा, घटेगा। तो लार्ज कटायन से कोवेलेंट कटर घटेगा तो क्या होगा, आपका जो आयन का जो ब्रेक होने का जो चांस है, यानी जो इसका ब्रेक होने का चांस है, ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी आयनिक कंपाउंड जो है लार्ज आयन से जो बन रहा है आयनिक कंपाउंड, उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो, बढ़ जाएगा, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। कटायन जितना बड़ा होगा उतना ही थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा। कटायन छोटा कर दोगे तो क्या होगा, ये लार्ज आयन को ब्रेक कर देगा, लार्ज आयन को ब्रेक कर देगा, यानी उसको थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, घटा देगा, यानी उसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है। इसके पीछे जो लॉजिक है ना, इस स्टेटमेंट के पीछे लॉजिक है, लॉजिक वही है कोवेलेंट कटर कि लो बड़ा, अगर कटायन छोटा होता और आपका आयन लार्ज होता है, पॉलीएटॉमिक होता, तो उस केस में उसको ब्रेक कर देता, हीट करते ही टूट जाएगा। लेकिन अगर कटायन लार्ज करते जाओगे तो लार्ज कटायन में क्या होता है, कोवेलेंट कटर घटेगा, घटेगा तो क्या होगा, सिस्टम का थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो स्टेटमेंट जो दिया हुआ उसका लॉजिक यहाँ से आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो चलो आप लोग को, तो बस चलो इस पर तो कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग।
अरेंज अकॉर्डिंग टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो बोला गया बेरिलियम कार्बोनेट, पहला क्वेश्चन में है बेरिलियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, बैरियम कार्बोनेट है, और साथ में लिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, पहले इसको अरेंज करो आप। तो पहला क्वेश्चन आप अरेंज करोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो उसमें दिया हुआ है LiF, NF, KF, RBF, CSF, इसको थर्मोस्टेटिक के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए हम, बेरिलियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, सल्फेट है, ठीक है, बाकी सोडियम सल्फेट होगा, पोटेशियम सल्फेट है आपके पास, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 2 3 क्वेश्चन है, इसको आप अरेंज करोगे थर्मोस्टेटिक के अकॉर्डिंग। इसको ध्यान देना, जब भी इसको अरेंज करने की कोशिश करोगे तो आप पहला फोकस आपको ध्यान देना है इस पे कि आपका अनायन कैसा है, अनायन कैसा है। अगर अनायन अगर मोनोटोमिक होगा तो आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे लैटिस एनर्जी, जिसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर अनायन मोनोटोमिक होगा तो लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे जाओगे, और अनायन अगर पॉलीटोमिक होगा यानी मोर देन 1 एटम अगर आपके अनायन में है तो आप अप्लाई करना कोवेलेंट कटर। जितना कोवेलेंट कटर ज़्यादा होगा उतना ही थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप, यानी यहाँ से आपको सोचना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, ध्यान देना बच्चों लोग। जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप गौर करना, आपका अनायन क्या है, कार्बोनेट है। सर आंसर भेज। हाँ ठीक बच्चा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में अनायन आपका कार्बोनेट है, ये पॉलीटोमिक, इसमें मोर देन 1 एटम इन्वॉल्व है। इसका मतलब इसका जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा कोवेलेंट कटर। ये वाला फिलॉसफी अप्लाई करेंगे, नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा कि थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कटर। तो सबसे कम कोवेलेंट कटर कौन सा है, बैरियम वाले में, तो सबसे स्टेबल ये हो जाएगा, तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। यानी ये ऑलरेडी अरेंज था असेंडिंग सीरीज में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान देना, आपका अनायन क्या F माइनस है, तो ये सिंगल एटम का अनायन है, ये मोनोटोमिक अनायन है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने वाले हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा कब होता है, जब चार्ज हाई होगा और साइज छोटा होगा, तो चार्ज सब में तो बराबर ही है, साइज छोटा किसका है, इसका LiF का, तो इसका लैटिस एनर्जी हाईएस्ट होगा, तो इसका ऑर्डर ऐसे चलेगा, ठीक। उसके बाद वाले केस में ध्यान देना, आपका आयन क्या है, सल्फेट है, तो सल्फेट आयन क्या है, पॉलीटोमिक आयन है। आयन कैसा है, पॉलीटोमिक आयन है, तो इसमें क्या करना है, तो इसमें सिंपली क्या करना है आपको, इसको आपको अरेंज करना है तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी कैसा होगा, तो ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कटर, तो जिसका कोवेलेंट कटर सबसे कम होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगा, तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर ऐसे चलेगा, क्योंकि सबसे छोटा जो होगा, जिसका चार्ज ज्यादा और साइज छोटा होगा उसका कोवेलेंट कटर हाईएस्ट होगा, और जिसका कोवेलेंट कटर हाईएस्ट होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो लोएस्ट किसका होगा, BeSO4 का होगा, फिर MgSO4, C4, सोडियम पोटेशियम में होता है क्या कि इनका चार्ज कम होता है, पहली बात Na+, K+, और क्या होता है, इनका साइज लार्ज होता है, इनका साइज लार्ज होता है, तो इसलिए क्या होगा, इनका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसके कंपाउंड्स में कोवेलेंट कटर क्या होगा, कोवेलेंट कटर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चंस।